नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कंडारी आज अपने गांव बामसू में, मेरा गांव जनपद रुद्रप्रयाग के बचनस्यों पट्टी में है। बचनस्यों पट्टी पोस्ट ऑफिस कांडई और गांव का नाम मेरा बामसू है। घर आने का अवसर प्राप्त हुआ तो आज सुबह से लगभग 10 बजे से मैं अपने गांव के जो खेत खलिहान हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने छोटे भाई सुभाष कंडारी के साथ गांव के निरीक्षण पर निकला था। और मुझे ये जानकर के खुशी हुई कि मेरे गांव में अभी लगभग 70% खेती हो रही है। परिस्थितियाँ भिन्न हैं, विडंबना है, लेकिन फिर भी इस बात की खुशी हुई कि ये जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े खेत हैं पहाड़ पर, ये गेहूं की फसल है। रोना इस बात का है कि ये फसल पानी के लिए तरस रही है। पानी नहीं, आसमान बरसा नहीं, और आसमान बरसा नहीं तो जब तक ये आसमान बरसेगा नहीं ये फसल उगेगी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ पर सीढ़ीनुमा खेतों में जो खेती की बात हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है, उस खेती के परिणाम ये हैं। लाखों लाख रुपया हर साल खर्च हो रहा है। तमाम तरह की दवाइयाँ, बीज, सुविधाएं गांव की खेती के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन आप बताओ, अगर बरसात ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो इस खेती का क्या करना है। शायद यही विडंबना है कि जो पलायन है ना, उसका रेशो बढ़ा है। अभी हाल में ही जैसे कि आप लोगों ने देखा, उत्तराखंड पुलिस ने, आपने सुना कि उत्तराखंड पुलिस ने अभी सप्ताह में एक बार अपने मैस में यानी कि किचन में ये कंपलसरी किया है कि पुलिस के जवान एक सप्ताह में एक दिन कोदा और झंगोरा और पहाड़ी जो व्यंजन हैं उनका स्वाद लेंगे। लेकिन आपको पता होगा, आश्चर्य होगा इस बात का कि पहाड़ में ना कोदा और झंगोरा ही नहीं रहा। कोदा और झंगोरे की पूरी अभी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं गांव में। मेरे ख्याल से वो सब NGO के लोग हैं। तो तमाम तरह के लोग गांव से सारा कोदा और झंगोरा समेट के लेके जा चुके हैं या ले जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये देखिए, ये भी खेत हैं जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो 30% खेती बंजर हो गई है, वो इस तरफ से। और ये पूरा एक चक देखोगे आप, पूरा ये बंजर है। कारण वही कि आसमानी खेती पर कब तक निर्भर रहेंगे। प्राकृतिक स्रोत जो हैं पानी के हैं नहीं, और इन जगहों पर कभी किसी ने प्रयास किया ही नहीं कि पानी हो सकता है या नहीं हो सकता है। और खेती में आप ये देखिए कि लगभग सारे खेतों का एक जैसा हाल है। तो अब सवाल ये होता है कि हम अपने कोदा झंगोरा की खोज करेंगे और किसी को खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो लोग घर में हैं। पलायन इतनी बड़ी समस्या हो गई है, लोग इन खेतों को छोड़ कर निकल चुके हैं क्योंकि सुविधाओं का अभाव है। हमने सबसे पहले मैंने रिवर्स पलायन की बात करी थी। आज से 4-5 साल पहले मैं घूमा था पहाड़ों पर, और मैंने ये कहा था भाई कि जो लोग संपन्न हो गए हैं बम्बई, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार में, उन लोगों से मैं लगातार आग्रह करता रहता हूँ कि ठीक है, आपने वहाँ पे 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख के मकान बना रखे हैं और आप सब वहाँ पे सेटल हो चुके हो, तो अब आपके पास अगर थोड़ा बहुत 5-7 लाख रुपया है तो आकर के यहाँ लगाइए और अपने इन खेतों को
घर को, मकान को आबाद कीजिए। देखिए, इसका एक बड़ा कारण है कि आने वाले समय में जब आप लोग नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे इन पहाड़ों पे जो जब खेत हैं, ये पहाड़ी नुमा, ये देख लो आप, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ बन जाएंगे, जंगल बन जाएगा। तो आप ये बताओ कि आपके बच्चे इन खेतों में अपनी ज़मीन कैसे खोजेंगे? एक बड़ी समस्या है ना, एक विडंबना है। और जब बम्बई, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार के साथ ही तमाम शहरों में ज़मीन आसमान को छुएगी, ज़मीन की कीमत जब आसमान पे जाएगी, तब हमें रहने के लिए, आपके बच्चों के लिए मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। तब इस ज़मीन की आवश्यकता होगी। आज सरकार के पास सुविधाएं तो हैं देने के लिए, लेकिन जो मांग रहे हैं, मांगने वाले कम हैं। अब विडंबना यह भी है कि सब कुछ इतना मिल गया है कि स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है तो किताब कॉपी के पैसे सरकार दे रही है, छोटे स्कूल प्राइमरी तक बच्चों को सरकार पढ़ा रही है, राशन की दुकान में सरकार आपको गेहूं चावल उपलब्ध करवा रही है, मनरेगा में आपको अब 150 दिन के काम की बात हुई है, तो मनरेगा में अब आपको 150 दिनों के कामकाज मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो घर में है, ये घर की जो खेती है वो भी उपेक्षित होती जा रही है। बैल नहीं है, बैलों को पालने के लिए साधन नहीं है। तो मैं, जो लड़के हमारे ITI वाले हैं और जो लड़के लगातार ये पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं उनसे पिछले कई सालों से निवेदन कर रहा हूँ कि यार कुछ ऐसा करो कि इन खेतों तक कोई ऐसा यंत्र बन जाए जिसे कंधे पे ले जा करके इसे आसानी से जोता जा सके। एक चीज़ आई है, वो छोटा जो ट्रैक्टर है, उसमें वज़न तो है लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियां हैं, क्योंकि वो बनाए गए हैं प्लेन्स के लिए। प्लेन्स में जो खेती होती है, पहाड़ी खेती में पथरीली खेती है, तो ऐसी चीज़ कोई बन जाए जो इन पत्थरनुमा खेतों के बीच आसानी से चले, डीजल के चले, पेट्रोल से चले, बैटरी से चले। तो ऐसे कुछ आविष्कार की ज़रूरत है। और इसलिए कि देखो, मैं खेती दूसरी जगह आ गया हूँ, अब दूसरी जगह भी मैं आपको खेती दिखाता हूँ। देखो कितनी लंबी चौड़ी खेती है हमारे गांव की, और मैं मानता हूँ, देखो आपको मैक्सिमम खेतों में हरा हरा दिखाई दे रहा है। यानी कि मैंने कम से कम अपने गांव में इतना कर लिया कि मेरे गांव वाले, मैं कहा, जोत रहे हैं खेतों को धीरे धीरे। कई खेत बंजर पड़ चुके थे और अब वो लोग काम कर रहे हैं। तो जब मैंने 8-10 साल पहले घर आना जाना शुरू किया था, तब से मैं लगातार ग्राम पंचायत के पीछे महिलाओं को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अब रामलीलाएँ मैंने जीवित करवाई, पूजा पाठ जीवित करवाए, उनके माध्यम से जन संचार और जन जागरण का एक वो किया। मैंने कहा कुछ मत करो, अपने गांव की खेती बचाओ, अपने खेत खलियान बचाओ। और कल को हो सकता है कि जो लोग पलायन कर गए हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि हमारे खेत खलियान कहाँ पे हैं, उनका आप रास्ता बता सको कि भाई तेरे दादा का ये खेत था, तेरे दादा ने ये खेत फलां व्यक्ति को दिया था, अब ये फलां व्यक्ति कर रहा है। मकसद इतना ही था कि आज आपको ये खेती दिखानी थी कि भाई मैंने तो अपने गांव में 100% यानी कि 70% खेती देख ली है। तो आप लोग आएँ और अपने गांव को, अपने पुरखों की संपत्ति को, धरोहर है, इसको चलता करें, इसको जो है आबाद करें। रहें आप, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दून में रहें, देहरादून में रहें, बम्बई, दिल्ली, कहीं भी रहें, मस्त रहो, लेकिन स्वस्थ रहने के साथ ही इसको भी आबाद करो, इसको भी स्वस्थ रखो। तभी आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी सुरक्षित रहेगी। अदरवाइज़ तो मेरी 1-4 लाइनें हैं कि गंगा यमुना के किनारे रेत के घरौंदे बनाकर रहे हो, तुम्हारी खिड़की दरवाजे बंद हैं और पहचान की पर्ची गायब है। नमस्कार, धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।